प्यारे विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय बीएससी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम सुकेश साहनी की लघु कथा विजेता पढ़ चुके हैं और इस कक्षा में उनकी एक दूसरी लघु कथा पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मास्टर। पिछली कक्षा में हमने लेखक सुकेश साहनी जी का परिचय प्राप्त कर लिया था, तो इस कक्षा में तो उन सब विवरणों में हम नहीं जाएंगे, तो हम सीधे कहानी की तरफ ध्यान देंगे। कहानी का शीर्षक है मास्टर। मास्टर तो अंग्रेजी का शब्द है। हिंदी में अथवा कन्नड़ में अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द के अनेक अर्थ छायाएं हम देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन में जो काम करता है उसको भी तो रेलवे मास्टर कहा जाता है। स्कूल में जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनको भी मास्टर कहा जाता है और अपने विषय में जिसको परिणति प्राप्त है उसको भी हम अंग्रेजी में मास्टर कहते हैं। और मास्टर डिग्री जिसे हम कहते हैं, और वो ऐसी डिग्री है, ऐसी पदवी है, स्नातकोत्तर पदवी। स्नातक पदवी प्राप्त करने के बाद जो उन्नत शिक्षा प्राप्त की जाती है और से स्नातकोत्तर पदवी कहते हैं। अंग्रेजी में से मास्टर ग्रेजुएशन कहा जाता है। यहाँ मास्टर शब्द वास्तव में अंग्रेजी का है, लेकिन हिंदी में इसका अपना अलग अर्थ हम देख सकते हैं। सामान्य रूप में हम भारतीय परिवेश में इस शब्द को स्कूल के अध्यापक के अर्थ में ही देखते हैं। स्कूल के अध्यापक को मास्टर कहने की रूढ़ी अपने विषय में जिसको परिणति है उसे मास्टर कहते हैं। और गांव वालों का यही मानना था कि मास्टर सब जानते हैं। बच्चों को जब वह शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनको सब कुछ पता होता है और इस तरह मास्टर का सम्मान भी है। कहीं कहीं तो इसकी अवहेलना भी देखी जाती है। मास्टर हिंदी में मास्टर कहने की रूढ़ी है, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಘುತ್ವದ ಭಾವನೆಯು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಹೊರಗಿನ अध्यापकरನ್ನ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವ ಒಂದು ರೂಢಿ ಇದೆ. यहाँ कहानी का जो शीर्षक दिया गया है ये तो मास्टर है। हिंदी में अध्यापक को मास्टर कहने की रूढ़ी। और यहाँ पर जो कहानी है वो एक मास्टर की कहानी है। स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ जो स्कूल अथवा कॉलेज खोले गए और उनमें जो अध्यापक पढ़ा रहे उन सब की आर्थिक दशा लगभग एक दशक से पहले अच्छी नहीं थी। आजकल समय कुछ बदल गया है, तो मास्टर अथवा अध्यापक जो पढ़ाने का कार्य करता है तो उसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, यह तो सही है। लेकिन लगभग एक दशक अथवा 2 दशक पहले अध्यापकों के लिए जो तनख्वाह मिलती थी बहुत कम थी। वो भी तो खासकर हम ये देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल अथवा हाई स्कूल के जो अध्यापक होते हैं तो उनकी तनख्वाह बहुत ही कम हुआ करती थी। और लोगों में भी तो उनकी आर्थिक दशा के संबंध में जानकारी रहती थी और इसलिए गांव वाले उनकी मदद करते थे, उन्हें कुछ देते थे। कभी कभी तो अपने गांव में जो भी फसल पैदा हुई, सब्जी, उसमें से थोड़ा अध्यापक को भी दे देते थे। तो इस तरह अध्यापक के प्रति गांव वालों के हृदय में एक संवेदना थी, प्रेम पूर्वक सद्भाव था और वो आज भी है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन आज हम देख सकते हैं। कहानी हम पढ़ लेंगे और उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे। कहानी का शीर्षक रखा गया है मास्टर। रेलवे स्टेशन से थोड़ा पहले ही मेरे जूते के पंजे वाले भाग की सिलाई खुल गई। ये कहानी एक मास्टर का आत्मकथन है। एक मास्टर का अर्थात एक अध्यापक का आत्मकथन है। तो अपना परिचय कहीं नहीं देते, तो कौन है, क्या करते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, तो इन सब का विवरण तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी दशा का परिचय हमें मिल जाता है। वे रेलवे स्टेशन से थोड़ा पहले ही अपने जूते के पंजे वाले भाग की सिलाई खुल जाने की बात हमारे सामने रखते हैं, खोलते हैं। तो पैदल चलते थे और उनके पाँव में जो जूते थे उनमें से किसी एक जूते के पंजे वाले भाग की सिलाई खुल गई। रेलवे स्टेशन से थोड़ा पहले ही मेरे जूते के पंजे वाले भाग की सिलाई खुल गई और मैं बिल्कुल असहाय हो गया। पत्नी के एक रिश्तेदार रुहेलखंड विश्वविद्यालय में परीक्षक के तौर पर आ रहे थे। उन्हीं को घर ले जाने के लिए मेरा स्टेशन आना हुआ था। आधे घंटे बाद उनकी ट्रेन बरेली पहुंचने वाली थी। मैंने किसी मोची की तलाश में नजरें दौड़ाई। पिंडी होटल के पास ही वो बैठा दिखाई दे गया। मैं लपक कर उसके नजदीक पहुंचा
और फटा जूता उसके आगे कर दिया। मुझे अनदेखा कर वो अपना सामान जमाने में लगा रहा। मैंने गौर किया कि उसने बालों में कोई खुशबूदार तेल लगा रखा था। आंखों में सुरमा साफ दिखाई दे रहा था। बड़ी बड़ी मूंछों के सिरे किसी बर्छी की तरह नुकीले थे। कुल मिलाकर वो अपने हुलिये से दबंग किस्म का आदमी लग रहा था। अपना काम निपटाकर उसने मेरे उधड़े जूते पर निगाह डाली। 30 रुपये लगेंगे, उसने बेरुखी से कहा। रेलवे स्टेशन से थोड़ा पहले ही मेरे जूते के पंजे वाले भाग की सिलाई खुल गई और मैं बिल्कुल असहाय हो गया। क्या किया जाए अब? इस वक्त मैं असहाय हो गया था। पत्नी के एक रिश्तेदार रुहेलखंड विश्वविद्यालय में परीक्षक के तौर पर आ रहे थे, तो उन्हें रेलवे स्टेशन में इसलिए जाना था, इसका विवरण वो देते हैं। रेलवे स्टेशन में इसलिए जाना था कि उनको किसी का इंतजार था। पत्नी के एक रिश्तेदार रुहेलखंड विश्वविद्यालय में परीक्षक के तौर पर आ रहे थे। ರುಹೇಲ್ಖಂಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಒಬ್ಬ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತು। पत्नी के एक रिश्तेदार रुहेलखंड विश्वविद्यालय में परीक्षक के तौर पर, एग्जामिनर के तौर पर आ रहे थे। उन्हीं को घर ले जाने के लिए, तो उनका स्वागत मुझे करना था, तो उनको अपने साथ ले जाना था अपने घर। उन्हीं को घर ले जाने के लिए मेरा स्टेशन आना हुआ था। आधे घंटे बाद उनकी ट्रेन बरेली पहुंचने वाली थी। मैंने किसी मोची की तलाश में नजरें दौड़ाई, तो यहाँ रेलवे स्टेशन में जाने से पहले ही मेरे जूते फट गए। जूते के पंजे वाले भाग की सिलाई खुल गई। मैं असहाय हो गया। मैंने किसी मोची की तलाश में नजरें दौड़ाई। मोची चर्मकार, तो मैं ये देख रहा था, तो यहाँ कोई चर्मकार दिखाई देगा, अर्थात मोची जो चप्पलें जूते सीता। मैंने किसी मोची की तलाश में नजरें दौड़ाई, दृष्टि घुमाई। पिंडी होटल के पास ही वो बैठा दिखाई दे गया। तो वहीं नजदीक समीप एक होटल था, पिंडी होटल। पिंडी होटल के पास ही वो बैठा दिखाई दे गया। मैं लपक कर उसके नजदीक पहुंचा। मैं तुरंत वहां पहुंच गया। लपकते हुए तो उसके पास पहुंचा, उसके समीप पहुंचा और फटा जूता उसके आगे कर दिया। ये उसका काम था, तो फटे हुए जूतों की सिलाई वो करता था। तो मुझे अनदेखा कर वो अपना सामान जमाने में लगा रहा, लेकिन उसने मुझे देखा ही नहीं। तो उसकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ रहती है, जूतों की तरफ रहती है, तो जूतों की मरम्मत में वो लगा रहता है। उसने सिर उठाकर मुझे देखा नहीं। मुझे अनदेखा कर वो अपना सामान जमाने में लगा रहा। ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ, ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ದಪ್ಪನೆಯ ಸೂಜಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೋಂದಾಗ್ಲಿ ದಾರವಾಗ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ದ। मुझे अनदेखा कर वो अपना सामान जमाने में लगा रहा। मैंने गौर किया, मैंने ध्यान दिया, गौर करना, ध्यान देना। मैंने ध्यान दिया कि उसने बालों में कोई खुशबूदार तेल लगा रखा था। वो मोची था अपने पेशे से, लेकिन उसकी वेशभूषा से तो ये लग रहा था कि वो कुछ फैशनेबल है, अर्थात अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी वेशभूषा बनाना उसको पसंद है। उसे देखकर ऐसा लगा। मैंने गौर किया, ध्यान दिया कि उसने बालों में कोई खुशबूदार तेल लगा रखा था। ತಲೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಮಳದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ। आंखों में सुरमा साफ दिखाई दे रहा था। कण्ಣಿಗೆ काड़िगे हचಕೊಂಡಿದ್ದ। बड़ी बड़ी मूंछों के सिरे किसी बर्छी की तरह नुकीले थे। उसने मूंछें ऐसे बढ़ा ली थी, अलग ढंग की दिखाई दे रही थी। बड़ी बड़ी मूंछें, बड़ी बड़ी मूंछों के सिरे बर्छी की तरह नुकीले थे। ಅವನ ಉದ್ದನೆಯ ಮೀಸೆ ಅದೊಂದು ಈಟಿಯ ಹಾಗೆ ಚೂಪಾಗಿತ್ತು, ಎರಡು ತುದಿಗಳು ಕೂಡ। बड़ी बड़ी मूंछों के सिरे किसी बर्छी की तरह नुकीले थे। कुल मिलाकर वो अपने हुलिये से दबंग किस्म का आदमी लग रहा था। ಅವನ ಈ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ತಲೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಪರಿಮಳದ ಎಣ್ಣೆ, ಚೂಪಾದಂತಹ ದಪ್ಪನೆಯ ಮೀಸೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠೋರ ಲಕ್ಷಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। कुछ मिलाकर वो अपने हुलिये से, हुलिया का मतलब है अपने रूप आकार से, अपने चेहरे से दबंग किस्म का, कुछ कठोर किस्म का आदमी लग रहा था। दबंग का मतलब है जो किसी से नहीं डरता, जो किसी से नहीं डरता, जो कुछ हद तक का कठोर स्वभाव वाला है, उसे दबंग कहते हैं। कुल मिलाकर वो अपने हुलिये से दबंग लग रहा था, तो कठोर किस्म का लग रहा था। अपना काम निपटाकर उसने मेरे उधड़े जूते पर निगाह डाली। इस तरफ अपना काम करता रहा, तो अपने परिकर
उपकरण जोड़ता रहा, शायद वो अभी अभी आया है। अपना काम निपटा कर उसने मेरे उधड़े जूते पर निगाह डाली, अर्थात अपने सभी उपकरणों को सुव्यवस्थित रूप से वहां सजा कर रहा। फिर उसने मेरे जूते पर दृष्टि डाली। तब तक उसने मुझे देखा नहीं। ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಂತರ ಆತ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ. 30 रुपए लगेंगे, उसने बेरुखी से कहा. उसका स्वर बहुत ही कठोर था, ಒರಟಾದ ಸ್ವರ ಇತ್ತು. ತಲೆ ಮೇಲೆತ್ತದೆ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ, 30 रुपए लगेंगे, 30 रुपए ಆಗ್ತದೆ. तो उसका ये कहना अथवा स्वर का ये लहजा ऐसा था जैसे हम उससे कुछ मिन्नत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं तो अपने काम के लिए। तो ये उसके कहने का ढंग था। फटाक से उसने कहा था 30 रुपये लगेंगे। उसने बेरुखी से, निर्दयता पूर्वक, बेरुखी निर्दयता पूर्वक ठोस होकर, कठोर होकर कहा था 30 रुपये लगेंगे, 30 रुपये ಆಗ್ತದೆ. क्या सुनकर मैं तनाव में आ गया. जूते सीने के लिए, जो फटे जूते सीने के लिए 30 रुपये लगते हैं, तो ये सुनकर मैं टेंशन में आ गया था, सुनकर मैं तनाव में आ गया. ಏನಿಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಲಿ ಒಂದು ಉಂಗುಷ್ಟ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿದುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಇದು. मेरी जेब में कुल 60 रुपये थे, ನನ್ನ ಜೇಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ 60 रुपये. मैं जूते की मरम्मत में 10 रुपये से अधिक खर्च करने की स्थिति में नहीं था. जूते का फटना आम बात है, हर कहीं हम ये देखते हैं. अथवा बीच रास्ते में जबकि हम पैदल चलते होते हैं, अचानक जूता फट जाए तो कहीं जूता सीने वाले के पास, मोची के पास जाकर सिलाना अनिवार्य हो जाता है. लेकिन 10 से ज्यादा रुपया देना उतना उचित नहीं लगता. तो मैं जूते की मरम्मत में 10 रुपये से अधिक खर्च करने की स्थिति में नहीं था. ಹಾಗಾಗಿ ಹರಿದ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. जूते की मरम्मत में 10 रुपये से अधिक खर्च करने की स्थिति में नहीं था. अर्थात मेरे पास उतने रुपये नहीं थे, 60 रुपये थे तो अलग खर्चा था. रिश्तेदार को घर तक ले जाने के लिए मुझे 50 रुपये तो चाहिए ही थे. ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 50 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇರುವಂತಹದ್ದೇ ಒಟ್ಟು 60 ರೂಪಾಯಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ रिक्शा ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಈ ತರದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಬೇಕು. रिश्तेदार को घर तक ले जाने के लिए मुझे 50 रुपये तो चाहिए ही चाहिए थे. अगर मोची को मैंने 30 रुपये दे दिए तो केवल 30 रुपये बच जाएंगे, तो इसमें तो काम नहीं होगा. मैं अपने उस सब रिश्तेदार को घर तक कैसे ले जा पाऊंगा 30 रुपये में, इसके लिए तो 50 रुपये चाहिए. लेकिन मेरे जेब में तो 60 ही रुपये हैं. भाई 30 रुपये तो बहुत ज्यादा है, 10 ले लो. मैंने मनाने की कोशिश की. ನೋಡಪ್ಪ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಇಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಹೊಲಿದು ಕೊಡು. भाई 30 रुपये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो 10 ले लो. मैंने मनाने की कोशिश की, उससे मिन्नत की, विनती की. 30 से 1 पैसा कम ना होगा. उसने मुझे घूर कर देखा तो मेरे पीठ में झुरहरी सी दौड़ गई. ನೋಡ್ರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, 30 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 1 पैसे ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಲ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. 30 से 1 पैसा कम ना होगा. उसने मुझे घूर कर देखा तो मेरी पीठ में झुरहरी सी दौड़ गई, मेरी पीठ में जैसे कंपन पैदा हो गया. तो मैं डर सा गया उसकी दृष्टि से, क्योंकि वह मुझे घूर कर देख रहा था. मेरी पीठ में कंपन सा हुआ, झुरझुरी सी दौड़ गई, बिजली सी दौड़ गई. मुझे उस पर गुस्सा आ गया. ಆದ್ರೆ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು. 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನಿದು ಅನ್ಯಾಯ. मुझे उस पर गुस्सा आया. जब से इनकी पार्टी की सरकार क्या बनी है, इनके दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं. गुंडा मवाली मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर जेब काटने पर तुला है. मैं मन ही मन उसे गाली दे रहा था, उसकी निंदा कर रहा था. यहाँ एक मास्टर है, अध्यापक है गांव के स्कूल में, तो उनको अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है. तो उसी में तो किसी तरह उनको अपनी जिंदगी गुजारनी है, जीवन बिताना है. मुझे उस पर गुस्सा आ गया. जब से इनकी पार्टी की सरकार क्या बनी है, तो इनके दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं. तो मैं अपने मन ही मन उसे कोस रहा था. उसकी जो दृष्टता थी, उसकी जो कठोरता थी, इस कठोरता के पीछे तो उसको समर्थन जिससे मिल रहा है वो वर्तमान सरकार है. और वर्तमान सरकार जिस पार्टी की है, यह भी तो उसी पार्टी का समर्थक है. और जिस पार्टी का यह समर्थन करता है, आज उसी पार्टी की सरकार बनी हुई है.
और इसलिए उसे बहुत सारी सहूलियतें दी जाती हैं। तो उनके लिए कई कानून बने हैं उनके हित की रक्षा के लिए। जब से इनकी पार्टी की सरकार क्या बनी है, तो इनके दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। ಇವರ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಕ್ಕು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ। दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं, अर्थात ये धरती पर नहीं है तो सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं, तो कुछ ऊंचा ही सोचने लगे हैं। अब इनको मजदूरी के रूप में, पारिश्रम के रूप में कुछ कम दिया जाए तो ये मानने वाले नहीं है, ये धमकाएंगे। तो इनके दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। ಇವರ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಕ್ಕು ಏರಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, तले ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच जाने का मतलब है तो ये बड़े हो गए हैं, तो ऊंची ऊंची बातें करते हैं। अर्थात इनकी दृष्टता बढ़ गई है, इनकी कठोरता बढ़ गई है, इनका गर्व घमंड बढ़ गया है, क्योंकि सरकार इनके पीछे है, सरकार इनका समर्थन करती है, सरकार इनके लिए कानून बनाती है, इनके हितों की रक्षा के लिए कानून बने हैं, और इसलिए ये घमंडी हो गए हैं, तो किसी की बात नहीं सुनते हैं। गुंडा मवाली, तो मैं उसे गाली दे रहा था, ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಇವನಿಗೆ ಸೊಕ್ಕು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವನ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ ಇವನ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಹಿತಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರ। ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಹಂಕಾರ। तो मैं उसे गाली दे रहा था, गुंडा बवाली, मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर जेब काटने पर तुला है। लेकिन मेरे पास क्या है, तो एक जूता जो फट गया है उसे सीने के लिए 30 रुपये लेना ये अन्याय नहीं तो और क्या है। मेरी मजबूरी का, मेरी विवशता का ये फायदा उठा रहा है। ನನಗೆ ಈಗ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವಿವಶನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ। तो मैं मजबूर हूँ ये वो जानता है, और इस मजबूरी का वो फायदा उठाना चाहता है, मेरी जेब काटने पर तुला है, तो मुझसे ज्यादा रुपये लेना चाहता है। 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಅವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ, ತನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ರಾಜಕೀಯದವರು ತನ್ನ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, कानून तन्ना परवागी। तो मैं उसे गाली दे रहा था मन ही मन, खुलकर कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। ये हम मास्टर अपने समझ में सोचते हैं कि तो उनकी दुर्दशा वे ही जानते हैं। तो मैं मजबूर था और मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है, मेरी जेब काटना चाहता है, तो 10 रुपये के काम के लिए 30 रुपया वसूलना चाहता है। पिछले 8 सालों से ये जूते मेरा साथ दे रहे थे, 2 बार सोल बदलवा चुका था, किसी न किसी प्राथमिकता के चलते नए जूते खरीदना टलता रहा था। अब तो मुझे इनसे बहुत लगाव हो गया था। ये लगाव एक तरफा नहीं, बदले में वो भी मेरे पैरों को बहुत आराम देते थे। अपने जूतों के संबंध में यहाँ मास्टर कह रहे, पिछले 8 सालों से ये जूते मेरा साथ दे रहे, ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ನಾವು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ 8 ವರ್ಷ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। एक साल में हम तो जूते बदलते हैं, अथवा साल में 2 बार हम जूते परचेस करते हैं, खरीदते हैं। ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10-15 ಜೋಡಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದಾದಂತದ್ದು। ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಆತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ। तो मास्टर की ये दशा, मास्टर की आर्थिक दशा ऐसी है कि तो वो 8 सालों से यही जूते पहन रहा है, और अपने जूतों के प्रति उसके मन में आकर्षण भी है, मोह भी है। पिछले 8 सालों से ये जूते मेरा साथ दे रहे थे, 2 बार सोल बदलवा चुका था। ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಬಾರಿ ಇದು ರಿಪೇರಿ ಆಗಿದೆ। 2 ಬಾರ್ ಸೋಲ್ ಬದಲವಾ ಚುಕಾ था, 2 ಸಾರಿ ಇದರ ಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ। किसी न किसी प्राथमिकता के चलते नए जूते खरीदना टलता रहा था। जहां पैसा खर्च करने की बात आती है तो वहां प्राथमिकता तो किसी और को मिलती है, किसी और चीज को मिलती है। क्या खरीदना जरूरी है, और मन इसी पर सोचता है, तो जो जरूरी चीज है तो उसे खरीदने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, जो जरूरी नहीं है उसके लिए खर्च करने के लिए पैसा नहीं। ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ। अर्थात यहाँ मास्टर का विचार है कि जितना खर्च किया जा सकता है उतना ही करे। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಾದೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚುವುದು। 8 सालों से वो यही जूते पहन रहे हैं, इन्हीं के साथ उनका समय बीत रहा है।
2 बार इसकी मरम्मत हो चुकी, 2 बार सोल बदलवा चुका था। किसी न किसी प्राथमिकता के चलते, यहाँ प्राथमिकता का अर्थ है ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ किसको दे, महत्व किसको दे। ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಯಾವುದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ। तो मेरे पास ज्यादा रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसे में जो सभी चीजें मुझे चाहिए उनमें से मैं चॉइस करूंगा और मैं चुनूंगा कि कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है और किस चीज को खरीदने में इंपॉर्टेंस महत्व देना चाहिए। मेरी इंपॉर्टेंस दूसरी चीजों के प्रति थी। किसी न किसी ಪ್ರಾಥಮಿಕತಾ के चलते नए जूते खरीदना टलता रहा था। ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪಲಿಗೋಸ್ಕರ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದೇನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। वैसे कंजूसी हम नहीं कह सकते, ये तो मजबूरी है, ये विवशता है। हाथ में पैसे नहीं है तब तो जूते उनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, प्राथमिकता जूते की नहीं होती, कुछ और खाने की चीजें अथवा बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी फीस भरनी है, तो ये सभी तो प्राथमिकता है। ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, 3 ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। इन्हीं चीजों को खरीदने में हम प्राथमिकता देते हैं। तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, रुपये नहीं थे, इसलिए जूते खरीदने की आकांक्षा तो मन में थी, लेकिन तो इसे दबाए रखा था। किसी न किसी प्राथमिकता के चलते नए जूते खरीदना टलता रहा। अब तो मुझे इनसे बहुत लगाव हो गया था। ಹಾಗಾಗಿ 2-3 ಸಾರಿ ಇದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಚಪ್ಪಲಿ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಬಿಡ್ತು। ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನನಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ। जूतों से मेरा लगाव हो गया, इनसे मुझे बहुत लगाव हो गया था, इनको छोड़कर मैं रह नहीं सकता था। ये मेरे दोस्त बन गए, मेरे जूते मेरे दोस्त बन गए, क्योंकि 8 साल से मैं इन्हें पहन रहा हूँ। मेरे पावों की अभ्यस्त हो गए, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿಗೂ ರೂಢಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾವೆ। मुझे इनसे बहुत लगाव हो गया। ये लगाव एक तरफा नहीं, बदले में वो भी मेरे पैरों को बहुत आराम देते थे। ಹಾಗಾಗಿ ಸವೆದು ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದ್ವು, ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಒತ್ತುವಿಕೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಪವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವು। ये लगाव एक तरफा नहीं, इन चप्पलों के साथ मेरा जो लगाव हुआ तो ये एक तरफा नहीं, जूतों की तरफ से भी वो भी मुझसे लग गए, उनका भी मेरे साथ लगाव हो गया। तो बदले में वो भी मेरे पैरों को बहुत आराम दे रहे थे, आराम देते थे। तो मेरे पैरों में वो तो ऐसे फिट हो गए, तो मेरे पैरों को छोड़कर कहीं जाने का विचार भी उनका नहीं रहा। 8 सालों से ये संबंध रहा। 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ। तो 2 बार सोल बदलवा चुका था और फिर भी तो नए चप्पल खरीदने की मन की जो बात थी उसे मैं टालता रहा। ट्रेन के बरेली पहुंचने का टाइम करीब आता जा रहा था, कोई और विकल्प मेरे पास था नहीं। मन महसूस कर मैंने उसे जूता सिलने को कह दिया था। ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಬರುವಂತ ಸಮಯ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಬೇಗ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ। ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ। तो ट्रेन के बरेली पहुंचने का टाइम करीब आता जा रहा था, कोई और विकल्प मेरे पास था नहीं। मन महसूस कर मैंने उसे जूता सिलने को कह दिया था। तो आखिरकार मैंने मान लिया। 30 रुपये तो गाली देते थे, मन ही मन गाली देते थे, 30 रुपये देने को मैं तैयार हो गया। मेरे हामी भरते ही उसके अभ्यस्त हाथों ने जूते को थाम लिया, उलट पलट कर जांचा परका। ನಾನು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಡು, 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಬೈತಾ। तो आखिरकार उसे सम्मति दे दी। मेरे हामी भरते ही, सम्मति देते ही उसके अभ्यस्त हाथों ने जूते को थाम लिया। तो वो तो पेशेवर था, अभ्यस्त था, उसके अभ्यस्त हाथों ने जूते को थाम लिया, उलट पलट कर जांचा परखा। सिलाई के लिए जूते में हाथ डालते ही वो चौंका। ಹೊಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಿನೇ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಾಬರಿ ಆದ। सिलाई के लिए जूते में हाथ डालते ही वो चौंक उठा। पहली बार उसने गहरी नजरों से मेरी ओर देखा। अब तक उसका सिर उठा ही नहीं था, उसने मुझे देखा नहीं था, तो सिर नीचा किए ही तो वो मुझसे बोल रहा था। और जैसे ही जूते उसने देखे, जूते सिलने के लिए वो तैयार हो गया, तो जूतों को देखकर तो वो घबरा गया था।
चौंक गया था। पहली बार उसने गहरी नजरों से सिर उठाकर वह मेरी तरफ देखा। सुरमा लगी आंखों में विचित्र से भाव ತೆರೆದಿಯತೆ ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಭಾವ सृष्टियागिತ್ತಲ್ಲಿ। सुरमा लगी आंखों में विचित्र से भाव तैर रहे थे, तो वो मुझे देख रहा था कि ये किस तरह का जीव है। 8 सालों से तो जूते ये जो पहन रहा है, इतने पुराने जूते, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಳೆಯ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವರು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವವರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಸವೆದು ಹೋಗಿವೆ ಆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು. 2 ಸಾರಿ ಅಥವಾ 3 ಸಾರಿ ರಿಪೇರಿ ಕಂಡಿವೆ. तो ऐसी चप्पलें देखकर, ऐसी चप्पलें कौन ये जो है पहन रहा है, तो ये देखने के लिए उसने सिर उठाया था और उसकी आंखों में अजीब सा भाव था। देखते ही देखते उसके निपुण हाथों ने जूते को सिलकर पहले जैसा कर दिया। ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಹೊಲಿದುಕೊಟ್ಟ। देखते ही देखते उसके निपुण हाथों ने, समर्थ हाथों ने जूते को सिलकर पहले जैसा कर दिया। ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಸದಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಹೊಲಿದು। जूता पहनते हुए मैंने 30 रुपये उसकी ओर बढ़ा दिए। ಹಾಗೆ ಅವನು ಹೊಲಿದುಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಅವನಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ। जूता पहनते ही मैंने उसे 30 रुपये दे दिए, उसकी तरफ बढ़ा दिए। सिर्फ 10 रुपये कहकर उसने 20 रुपये मुझे लौटा दिए। 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕು। ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಅವನ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 30 ರೂಪಾಯಿ, 1 ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನೇಯ ಈಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ। सिर्फ 10 रुपये कहकर उसने 20 रुपये मुझे लौटा दिए। मैं हैरान था, मैं आश्चर्य में पड़ा था कि जिसने 30 रुपये मांगे थे अब वही कह रहा है कि 10 रुपये, सिर्फ 10 रुपये काफी। जो आदमी 1 रुपया छोड़ने को तैयार नहीं था, तो वो पूरे 20 रुपये लौटा रहा था। बाबूजी, अपनी पनीली आंखों से मेरी आंखों में झांकते हुए उसने कहा। अब उसके स्वर में वो कठोरता नहीं थी, उसका स्वर बहुत ही नरम था, मृदु हो गया था, और वो मुझसे कह रहा था, बाबूजी, अपनी पनीली आंखों से, पानी से भरी हुई आंखों से, अर्थात उसकी आंखों में आंसू थे, अपनी पनीली आंखों से, आंसू भरे नयनों से मेरी आंखों में झांकते हुए उसने कहा। ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸ್ತಾ था, ಹೇಳಿದ, बाबूजी 40 साल हो गए ये काम करते हुए। 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಈ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ। 40 साल हो गए ये काम करते, मैं मोची हूँ। जूते चप्पल हाथ में आते ही हमसे बतियाने लगते हैं। ಹಾಗಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೊಂದು ಸ್ನೇಹ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ। ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತವೆ। ಇದು ಮೊನ್ನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಚಪ್ಪಲಿ, ಇದು 1 ವಾರದ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಚಪ್ಪಲಿ, ಇದನ್ನ ತಕೊಂಡು ಕೇವಲ 1 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, ಇದು 1 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ತಕೊಂಡ ಚಪ್ಪಲಿ, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ 1 ಸಾರಿ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತವೆ। जूते चप्पल हाथ में आते ही हमसे बतियाने लगते हैं, हमसे बोलने लगते हैं, क्योंकि चप्पलों से हमारा संपर्क है, हमारा संबंध है, वही तो हमारे रिश्तेदार हैं। तो इसलिए जैसे ही जूते चप्पल हमारे हाथ में आ जाते हैं तो हमसे बोलने लगते हैं, बतियाने लगते हैं, बोलने लगते हैं। सिलाई करते हुए आपके जूते से हमारी खूब बातें हुई। ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹೊಲಿಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಆಯಿತು। सिलाई करते हुए आपके जूते से मेरी खूब बातें हुई, मैंने भी उनसे बातें की, आपकी चप्पलों ने मुझसे बहुत कुछ कहा। ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ವು। सिलाई करते हुए आपके जूते से हमारी खूब बातें हुई, हम बहुत कुछ जान गए हैं। विश्वास करें, हमने अपना पूरा मेहनताना आपसे ले लिया है। ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿವೆ। ನೀವು ಯಾರು, ನೀವು ಹೇಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಚಪ್ಪಲಿಗಳೇ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕು। ನಾನು ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿದಕ್ಕೆ ನೀವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, 30 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡ। ವಿಶ್ವಾಸ ಕರೆ, हमने अपना पूरा मेहनताना आपसे ले लिया है। ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ। ಬಾಬೂಜಿ, ನನಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕು, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ। ನನಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕೂಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು। सिलाई करते हुए आपके जूते से हमारी खूब बातें हुई, हम बहुत कुछ जान गए हैं। अर्थात आपके जूतों ने आपकी दशा क्या है इस संबंध में मुझे पूरा का पूरा बता दिया है। ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ, ರಹಸ್ಯವನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿವೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 30 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡ, ನನಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕು। तो मैंने जो मेहनत की है
मैंने जो परिश्रम किया है, आपके फटे हुए जूतों को ठीक करने का काम मैंने जो किया है, तो उसका पारिश्रमिक मुझे मिल गया 10 रुपये में। मुझे 10 रुपया काफी है। विश्वास करें, हमने पूरा मेहनताना पूरा पारिश्रमिक का आपसे ले लिया है। यहाँ मास्टर की क्या दशा है, उसकी आर्थिक दशा कितनी बिगड़ी है, इसका परिचय हमें मिल जाता है। लगभग 10 अथवा 20 वर्ष पहले गांव में काम करते अध्यापकों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं हुआ करती थी, उनको अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती थी। आज भी तो जो टेम्पररी काम करते हैं तो उनकी दशा कुछ सुधरी नहीं, अच्छी नहीं। तो सरकार की तरफ से तो जिनको परमानेंट होने का अवसर मिला है तो उनको अच्छी तनख्वाह मिलती है, लेकिन जो अभी अस्थायी पद में रहकर काम करते हैं तो उनकी तनख्वाह तो उतनी अच्छी नहीं है। खासकर प्राइमरी स्कूल में अथवा हाई स्कूल में जो अध्यापक पढ़ाते हैं तो उनको अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती आज भी। तो खासकर वह टेम्पररी काम करते हैं, अस्थायी स्तर पर काम करते हैं। लेकिन ये तो बात पहले की कहानी है। तो मास्टर जो गांव में जो किसी एक छोटे से स्कूल में अध्यापक है और उसे जो तनख्वाह मिलती है बहुत कम है, लेकिन उसका परिवार है और उसके घर में उसके रिश्तेदार आते हैं, उनकी पत्नी का संबंधी है, रिश्तेदार है, तो वो तो किसी कॉलेज में प्राध्यापक हैं। मूल्यांकन के समय अथवा एग्जामिनेशन के संदर्भ में तो वो इनके घर में आकर ठहरता है। ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಡೆಯುವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಂಗಿಯ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಸಹೋದರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಣ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ, ಅವರ ಖರ್ಚನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. तो इस तरह के बहुत सारे खर्च होते हैं तो जिनके संबंध में किसी से कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन उनकी अपनी आर्थिक दशा ऐसी है, दुर्दशा है कि 8 सालों से ये मास्टर वही चप्पलें पहन रहा है, तो जिनकी मरम्मत 2 बार वो करवा चुके हैं। मन में तो नई चप्पल तो नए जूते खरीदने की इच्छा है, लेकिन जेब में पैसे नहीं है। और जो चीजें उन्हें अनिवार्य रूप से खरीदनी है तो उन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है। खाने की चीजों के लिए प्राथमिकता देनी पड़ती है, घर आए मेहमानों के आव भगत के लिए, स्वागत सत्कार के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, यह भी तो प्राथमिकता है। तो उनके सामने तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास पैसे नहीं है। ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹೋದರ ಭಾವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ। ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ, जेबी हण ಇಲ್ಲ, पैसे नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो अपने खर्च में कुछ कटौती वे कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो अनिवार्य रूप से खर्च करना पड़ता है तो उसमें वो कटौती कैसे कर सकते हैं, ये तो संभव नहीं है। और इसलिए अपने खर्च में कटौती वो करते आए हैं। तो चप्पलें वो पुरानी चप्पलें हैं और फिर भी तो उन्हीं से काम हो जाता है। तो नई चप्पल खरीदने की आकांक्षा मन में है, लेकिन जेब में पैसे नहीं, प्राथमिकता उसकी नहीं है। और मोची को चप्पल सीते हुए उनकी चप्पलों को देखकर ही पता चल जाता है कि तो ये मास्टर है और मास्टर के प्रति उसके मन में सम्मान है, सद्भाव है। वह अध्यापक है, विद्यार्थियों को शिक्षा देता है, पढ़ाता है, लेकिन उसकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। और उसकी समस्त कहानी वह चप्पलों से जान जाता। ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಚಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯುವ ಈ ಅಧ್ಯಾಪಕನ ಕಾಲಿನ ಹರಿದ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿಯೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಊಹಿಸ್ತಾನೆ ಈತ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ। तो तभी तो उसके प्रति सद्भाव, सम्मान, प्रेम, दया, ये सभी भाव उसके मन में पैदा हो जाते हैं। आखिरकार वह 10 रुपये में चप्पल सीकर दे देता। ಹಾಗಾಗಿ 10 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹೊಲಿದು ಕೊಡ್ತಾನೆ। और उसका कथन भी तो यहाँ बहुत ही संवेदनात्मक है। बाबूजी, तो उनको वो बाबूजी पुकारता है। उससे पहले तो सिर उठाकर देखा तक नहीं था मास्टर की तरफ, अपना सिर झुकाए, जूतों पर दृष्टि गड़ाए तो बैठा था और बड़ी कठोरता से उसने कहा था कि 23 रुपये हो जाए, 30 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ, ಒರಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ। ಆದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲಿನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲ। ಅವರೆಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂತ ತನ್ನ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ।
ಅವರು ಕೂಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗೋ ಅವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಹತ್ರ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ. तभी तो वो यही सोचता है कि जिनके पास देने के लिए पैसे हैं तो वो अगर दे तो ये बुरी बात नहीं है। लेकिन ये तो अध्यापक है, 8 साल से ये वही चप्पलें पहन रहा है, तो चप्पलों को देखकर ही उसे पता चल जाता है कि एक मास्टर की चप्पल है और ये मास्टर है जिसको अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती, इसकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है, तभी तो इससे अगर मैं 30 रुपये वसूल करूंगा तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। उसके मन में भी न्याय की भावना आ जाती है और वह बहुत ही सम्मान पूर्वक मास्टर से कहता है, बाबूजी, अपनी आंखों में आंसू भरकर मेरी आंखों में झांकते हुए उसने कहा था, 40 साल हो गए ये काम करते हुए, 40 साल से मैं तो दूसरों के जूते सी रहा हूँ, चप्पलों की मरम्मत कर रहा हूँ। जूते चप्पल हाथ में आते ही हमसे बतियाने लगते हैं, हम पहचान जाते हैं कि ವ್ಯಕ್ತಿ कैसे हैं। ಯಾವ ತರದ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಧರಿಸಿದವರು, ಯಾವ ದರದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, अभ्यास आगे बिठे दे दूं। तो जूते चप्पल हाथ में आते ही हमसे बतियाने लगते हैं, तो हमको उनको पहनने वालों का पता चल जाता है कि वो कैसे हैं, उनके पास पैसे है या नहीं, वो पैसे वाले हैं या तो निर्धन है, हम जान जाते हैं। सिलाई करते हुए तो आपके जूते से हमारी खूब बातें हुई, हम बहुत कुछ जान गए हैं। ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹೊಲಿಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಗಳೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿವೆ। विश्वास करे, हमने अपना पूरा मेहनताना आपसे ले लिया है, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕು, 30 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡ। ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಾರಿಶ್ರಮಿಕ ಕೂಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ। तो 10 रुपया काफी, हमने अपना पूरा मेहनताना पारिश्रमिक ಕೂಲಿ तो मजदूरी, हमने अपना पूरा मेहनताना आपसे ले लिया है। तो यहाँ मास्टर के प्रति सम्मान श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक मोची का एक कथन है और मास्टर की आर्थिक दुर्दशा का वास्तविक चित्रण, यथार्थ चित्रण भी इस कहानी में हुआ है। तो तभी तो एक अच्छी कहानी है, सुंदर कहानी है, जिसमें अध्यापक जो खासकर छोटी स्कूलों में पढ़ाते हैं तो उनकी आर्थिक दुर्दशा का यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। एक मोची के मन में भी मास्टर की आर्थिक दुर्दशा को देखकर दया आ जाती है। सुंदर कहानी है। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अगली कक्षा में हम एक और कहानी पढ़ेंगे सुकेश साहनी की। इसका शीर्षक है ठंडी रजाई। धन्यवाद।